बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर वाफियत से हैं। आपको ऑपरेशन सर्च की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो मालूम करना सीखेंगे। इससे पहले भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो मॉडी मेथड से मालूम करना किस तरह मालूम करते हैं ये बता चुका हूँ। लेकिन उस लेक्चर में हम जब नेट एवेल्यूएशन मालूम करते हैं डेल्टा आई जे तो वो पॉजिटिव थी। आज के लेक्चर में इस प्रॉब्लम में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को जब आप मॉडी मेथड से सॉल्व करते हैं और नेट एवेल्यूएशन नेगेटिव आ जाए तो फिर ऐसी सूरत में सॉल्यूशन को किस तरीके से आप सॉल्यूशन किस तरह मालूम करते हैं। तो मेरे पास ये एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल दिया हुआ है जिसमें 4 कॉलम हैं, 3 रोज़ हैं और आपने इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन मालूम करना है। अब इसमें सबसे पहले हम इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मालूम करेंगे, ठीक है। अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मालूम करने के लिए आप जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में 3 तरह के मेथड आप इस्तेमाल करते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो जब आपको क्वेश्चन में ये ना बताया गया हो कि आपने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वो किस मेथड से मालूम करना है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी मेथड यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से मालूम करूँगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकती है क्योंकि क्वेश्चन ये काफ़ी लेंथी होगा। तो सबसे पहले आपने ये देखना है, क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं, आपने ये देखना है कि क्या आपका ये जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें, हेयर टोटल डिमांड आपके पास बनती है, इनको आप ऐड कर लें, ये बनेगा आपके पास डिमांड यहाँ पर नीचे लिखी है 200 + 300 500 और ये भी 500 है, ये आपके पास आ जाएगा 1000। इसी तरह ही यहाँ पर ये टोटल सप्लाई भी आप देख लें, टोटल सप्लाई भी आपके पास यहाँ पर 1000 है। तो आपके पास टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई इक्वल है। दिस इम्प्लाइज ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इज बैलेंस्ड। आपका गिवन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है वो बैलेंस्ड है। Next we find initial basic visible solution by northwest corner method. Next we find initial basic feasible solution by northwest corner method. NWCM mean northwest corner method से हम इसका initial basic feasible solution मालूम करेंगे। अब northwest corner method से किस तरह मालूम करते हैं, आप दोबारा ये टेबल बनाएंगे, ठीक है। हम दोबारा ये टेबल बना लेते हैं जी। ये मेरे पास आ गए ओरिजिन O1, O2, O3 और ये नीचे आ गई डिमांड। ये मेरे पास आ गई डेस्टिनेशन D1, डेस्टिनेशन D2, डेस्टिनेशन D3, डेस्टिनेशन D4 और लास्टली आ गया मेरे पास यहाँ पर सप्लाई। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप ये डिमांड और सप्लाई को लिख लें। आपकी पहले कॉलम में जो डिमांड है वो है 200, दूसरे कॉलम की डिमांड है 300, चौथे कॉलम की डिमांड, तीसरे कॉलम की डिमांड है 350 और चौथे कॉलम की डिमांड है 150, ठीक है। इसी तरह ही आपके पास जो पहली रो की सप्लाई है वो है 250, दूसरे रो की सप्लाई है 350, फिर आपके पास तीसरी रो की सप्लाई है 400।
नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में आप जानते हैं हम यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। आपका ये वाला जो सेल है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आपकी पहली रो की जो टोटल सप्लाई है वो 250 है और यहाँ पर टोटल डिमांड मुझे 200 की है। तो सप्लाई में और डिमांड में जो छोटा नंबर है वो आपका 200 है। तो आप यहाँ पर 200 की डिमांड पूरी कर सकते हैं। ये x11 की वैल्यू आ जाएगी 200, यहाँ बाकी आपके पास रह जाएगा 0। जब 200 आपने इधर से चूज़ कर ली है, बाकी यहाँ पर रह गया आपके पास 50। अब चूँकि आपकी डिमांड पूरी हो चुकी है, आपका कॉलम वाइज यहाँ पर 0 आ गया है, तो आप जानते हैं इसको हम क्रॉस आउट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपकी जो सप्लाई है इधर 50 यूनिट्स अवेलेबल हैं, तो अब आप इस तरफ मूव करेंगे। ये पोजीशन होगी आपकी फर्स्ट और सेकंड कॉलम की। फर्स्ट और सेकंड कॉलम में आपके पास टोटल 300 की डिमांड है, जबकि मेरे पास सप्लाई 50 यूनिट की अवेलेबल है। ये वाला नंबर छोटा है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 50, ये मेरे पास 0 हो जाएगा और इधर 50 आप क्रॉस आउट करेंगे, बाकी आपके पास यहाँ पर रह जाएंगे 250। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, अब चूँकि 0 की साइड में बना है, रो वाइज बना है, तो आप इसको क्रॉस आउट कर देंगे। अब आपके पास डिमांड D2 जो सेकंड कॉलम है वहाँ पर डेस्टिनेशन 2 पर डिमांड बाकी 250 मौजूद है, तो अब आप इस तरफ नीचे मूव कराएंगे। ये आपके पास पोजीशन बनेगी X22 की। यहाँ पर टोटल सप्लाई 350 यूनिट की अवेलेबल है, जबकि मेरे पास जो टोटल अब डिमांड है वो 250 की है। तो ये वाला नंबर छोटा है 250, तो इसको 250 यहाँ पर आप लिख देंगे। यहाँ पर बाकी रहेगा 0 और इधर बाकी आपके पास 100 रह जाएगा। ठीक है। अब चूँकि इस तरफ 0 बन चुका है, आप इसको क्रॉस आउट कर देंगे। अब आपके पास इस तरफ 100 यूनिट बाकी हैं, तो अब आप इस तरफ मूव कर देंगे। जिस तरफ बाकी बचेंगे आप जानते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में आप उस तरफ मूव करते हैं। बाकी यहाँ पर आ गया ये आपका X23 यहाँ पर 100 है, तो आप और इधर मेरे पास 350 है, तो छोटा नंबर किधर है, यहाँ पर मौजूद है। तो आप यहाँ पर 100 लिखेंगे और इधर 350 में से 100 माइनस कर दिए, बाकी कितने रह गए 250। तो अब चूँकि इधर 0 बन गया तो आप इसको क्रॉस आउट कर देंगे। ठीक है जी। अब आप जनाब इधर 250 बनाए तो आप नीचे इस तरफ आ जाएंगे। ये पोजीशन बनती है आपकी X33 की। तो X33 में ये 250 है, ये 400 है, ये वाला नंबर छोटा है, तो आप यहाँ पर 250 लिखेंगे, इधर रह जाएगा 0 और ये आपके पास कितना रह जाएगा 150। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब आपके पास ये 0 यहाँ पर 0 बन चुका, आपकी डिमांड ख़त्म हो चुकी। ये एक सेल बचा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे X, जारी सी बात इधर ही मूव करेंगे अब आप X34। और अब आपके पास X34 में टोटल सप्लाई कितनी है 150 की, डिमांड कितनी है 150 की। इसका मतलब बिल्कुल दोनों चीज़ें एक जैसी बराबर हैं। यहाँ तक आपने काम ठीक कर चुके हैं, ये भी 150 आ गया। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में जो नॉन नेगेटिव एलोकेशन यानी X की जो वैल्यू निकली वो ये हैं। हेयर नॉन नेगेटिव एलोकेशंस, नॉन नेगेटिव एलोकेशंस आर, ये आपके पास वैल्यू आई है X11 की, दिस इज इक्वल टू 200। ये आपके पास आगे वैल्यू आ गई X12, दिस इज इक्वल टू 50। आगे आपने निकाला है X22 और ये आपके पास निकला है 250। फिर आपने निकाला है X23 और वो आपके पास आया जी 100। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास है X33 और ये आपके पास आया 250 और फिर यहाँ पर आया आपके पास X34 विच इज़ इक्वल टू 150। ठीक होगी बात ये। अच्छा जी, और X11 आ गया 200, X12 आ गया 50, 250 आ गया 100 आ गया 33, 250 आ गया 34, 150। ठीक हो गया। अब आपने ये देखना है कि ये जो आपका ये जो नॉन नेगेटिव एलोकेशन लिखने हैं, ठीक है, इन्हें मैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कहूँगा। ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कल आएगा। ठीक है। अगर इनकी जो तादाद है वो हमारे पास फार्मूला है m+n-1। मैंने लास्ट लेक्चर में फिजिबल सोल्यूशन किसे कहते हैं, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन किसे कहते हैं, डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कहते हैं, नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन किसे कहते हैं, इन चारों को मतलब बता के आया हूँ मैं। ठीक है। वो लेक्चर को लाजमन आप देखने जाके। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, हेयर number of non-negative allocations, here number of non-negative
एलोकेशंस आर इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। m आपके पास यहाँ पर है नंबर ऑफ रोज़, तो नंबर ऑफ रोज़ कितनी है आपके पास 3 है, कॉलम कितने 4 है, n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम, तो आएगा 3 + 4 - 1 विच इज इक्वल टू 6। और आपने यहाँ पर जो नॉन नेगेटिव एलोकेशन यानी जो x की वैल्यूज मालूम की हैं उनको भी गिन के देख लें, 1 2 3 4 5 6 वो भी 6 हैं। अब ये जो 6 की m प्लस n माइनस 1 के इक्वल आना है, इनकी जो तादाद है m प्लस n माइनस 1 के इक्वल आया, ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज डैट दिस इज अ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। क्या है ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। अब हम आगे ये देखना है कि क्या ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है वो कहीं डीजेनरेट तो नहीं है। अगर डीजेनरेट होगा तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल ली है वो नॉन डीजेनरेट की है, क्योंकि डीजेनरेसी को मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, वो एक मुश्किल काम है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वो पता कैसे करना है कि ये जो आपके पास है सोल्यूशन जो निकला है ये डीजेनरेट है या नहीं है या नॉन डीजेनरेट है। उसकी डेफिनेशन ये थी कि आपने ये जो एलोकेशंस हैं, एलोकेशन मतलब एक्स की वैल्यू निकली हैं वो यहाँ पर है, ये है, ये है, ये है, ये है। अगर मैं आपको कहूँ कि इन तमाम की तमाम एलोकेशंस को आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइन से मिलाएं क्लोज्ड पाथ से, तो क्या मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते। देखें आपकी जो एलोकेशंस हैं, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रफ आइडिया दे दूँ, हाँ जी देखें जी, मेरी जो एलोकेशन यहाँ पर निकली है वो किस की वैल्यू निकली है, x11 ये निकला है 200 यहाँ पर, फिर x12 है ये यहाँ पर निकला आया है, फिर आपके पास x22 है वो 250 है वो यहाँ पर आ गया है, फिर आपके पास x23 है वो यहाँ पर आया है, फिर उसके बाद x33 है वो यहाँ पर आ गया है और x34 है वो यहाँ पर आ गया है। क्या आप इनको एक सिंगल लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन से मिला सकते हैं क्रॉस पाथ से? आप नहीं मिला सकते। देखें आप मिलाने की कोशिश करें, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप फिर इधर आएंगे, आगे ये फिर ये यहाँ तक आ गया। अब जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट करना है उसी पर वापस जाना है। तो मुझे बताएं इस पॉइंट पर एंड हुआ है, आप दोबारा इसके साथ इसको कैसे मिलाएंगे? आप नहीं मिला सकते और तमाम पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, ऐसे ही मिलाएंगे ना आपके पास। लेकिन ये कोई क्लोज पाथ नहीं है। क्लोज पाथ वो होगा इस फॉर्म का होना चाहिए क्लोज पाथ, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट वहाँ, आपने इनको मिलाया, ये क्लोज पाथ बन गया। जस्ट रेक्टेंगल या स्क्वायर, दूसरे अल्फाज में जब आप उनको मिलाएं तो रेक्टेंगल और स्क्वायर बनना चाहिए, बीच में डायगोनल वाली टाइप कोई नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा फिजिबल सोल्यूशन जिसमें एक तादाद तो ये m प्लस n माइनस 1 के बराबर हो, ठीक है। दूसरी ये बात है कि ये इंडिपेंडेंट पोजीशन पर होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पास जो पोजीशन है वो क्या है, इंडिपेंडेंट पोजीशंस है। तो फिर उस सूरत में हम कहते हैं द गिवन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज अ नॉन डीजेनरेट। अगर डीजेनरेट होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। और डीजेनरेट के लिए एक और भी क्राइटेरिया है। जो पहली चीज़ है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलोकेशन 6 से कम होनी चाहिए, फिर वो क्या होगा, फिर वो डीजेनरेसी कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखना है हेयर नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव एलोकेशंस आर इक्वल टू m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 6 आल्सो आर एट independent position, also are at independent position. So this solution is a non-degenerate basic visible solution. So the solution is, the solution is non-degenerate basic feasible solution, ठीक है, with associated cost। अब यहाँ पर जो कॉस्ट आपकी बनती है वो क्या है, कॉस्ट कैसे निकालते हैं? आप अपनी इन x की वैल्यूज़ को जो टेबल में कॉस्ट गिवन है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जैसे ये x11 की वैल्यू 200 है तो यहाँ पर C11 कितना है, 3 है, तो 200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 आ जाएगा। आगे ये 50 है, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इस पोजीशन पर 1 से, 51 से 50, तो 50 प्लस 600 650 हो जाएगा। आगे इसी तरह 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ठीक है। और सारी मल्टीप्लाई करने के बाद
उसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी ₹3700। ठीक है जी, ये टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी। अब आपने ये देखना है, उसने कहा क्वेश्चन में कि आपने इसका मालूम करना है ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब ये चेक करें कि क्या ये जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है ये ऑप्टिमल सोल्यूशन बना है या नहीं बना। ठीक है, नेक्स्ट वी फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन। नेक्स्ट वी फाइंड ऑप्टिमल solution by using MODI method। अब हम मालूम करते हैं MODI मेथड से ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर दिस वी फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज UI एंड VJ। हम यहाँ पर UI और VJ ये वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करेंगे, डुअल वेरिएबल्स ये कहलाते हैं। U को यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा रो के लिए और V को चूज़ करूँगा कॉलम के लिए। ठीक है, अब ये मालूम कैसे करने हैं? शोन इन दी फॉलोइंग टेबल्स। अब आपने ये दो नए टेबल बनाने हैं यहाँ पर। वो टेबल कैसे बनने हैं यहाँ पर? मैं पहले ज़रा अच्छा चलें ये तो देखें। पहले हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे यूवी टेबल फॉर बेसिक वेरिएबल्स। पहला आप टेबल बनाएंगे यूवी टेबल फॉर बेसिक वेरिएबल्स के लिए। बेसिक वेरिएबल किसे कहते हैं? ये जो आपने एक्स की वैल्यूज मालूम की हैं इन्हें बेसिक वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक वेरिएबल्स। अब ये बनाने कैसे हैं जरा देखें जरा। यहाँ पर आप लिखेंगे बेसिक वेरिएबल, आप पूरा स्पेलिंग लिख लीजिएगा बेसिक वेरिएबल के। ठीक है, तो पहला बेसिक वेरिएबल है x11, अगला है आपके पास x12, फिर है आपके पास x22, फिर आपके पास आया था x23, फिर आपके पास आया x33 और फिर आपके पास आ गया x34। ये आपके पास बेसिक वेरिएबल्स आ गए। इन बेसिक वेरिएबल्स के ऑपोजिट आपने यूवी इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है? यूवी इक्वेशंस। और यूवी इक्वेशंस कैसे निकलेंगी ये देखें। यूवी इक्वेशन का फार्मूला है UI + VJ = CIJ। ठीक है, ये आपके पास यूवी इक्वेशन का फार्मूला है। मतलब x11 के लिए जो यूवी इक्वेशन बनेगी उसका फार्मूला होगा U1 + V1। x11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो के लिए U1 और फर्स्ट कॉलम के लिए V1 = C11 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा और अगली बात, अब यहाँ पर आपने करना क्या है, ये U और V में से किसी एक को आप ज़ीरो रखेंगे। कौन से UI का या कौन से VJ को किसको ज़ीरो रखना है उसका कैसे पता चलता है? आप यहाँ पर देखें, आपकी मैक्सिमम एलोकेशन यानी एलोकेशन मतलब एक्स की वैल्यूज़ किस रो या किस कॉलम में ज़्यादा निकली हैं। पहली रो में 2 एलोकेशन हैं, आप देखें यहाँ पर, यानी ये नज़र आ रही हैं। ठीक है, दूसरी रो में भी 2 हैं, तीसरी रो में भी 2 हैं, फिर दूसरी कॉलम में भी 2 हैं, तीसरे कॉलम में भी 2 हैं। तो आपके पास जो एलोकेशंस की तादाद है वो 2 है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आपने अगर पहले कॉलम में एलोकेशन की तादाद देखें तो 2 है, तो इसका मतलब मैं U1 की वैल्यू 0 रख सकता हूँ। आप दूसरे रो में देखें तो आपके पास एलोकेशन की तादाद फिर 2 है, तो सेकंड रो के लिए U2 है, उसको भी 0 लिया जा सकता है। यानी जिस रो में या जिस कॉलम में एलोकेशन सबसे ज़्यादा होंगी उसका U या उसका V 0 रखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास चूँकि सेकंड रो में भी एलोकेशन की तादाद 2 है, तीसरी रो में भी 2 है, तो मैं U1, U2, U3 तीनों में से किसी एक को 0 ले सकता हूँ। इसी तरह ही V1 को 0 नहीं ले सकता क्योंकि V1 है पहले कॉलम में और वहाँ पर सिर्फ एक एलोकेशन है, उसको नहीं ले सकते। V2 सेकंड कॉलम में एलोकेशन की तादाद 2 है, इसका मतलब V2 को 0 लिया जा सकता है। तीसरे कॉलम में भी 2 एलोकेशन है, इसका मतलब V3 को भी 0 लिया जा सकता है, V4 को 0 नहीं लिया जा सकता। तो मैं यहाँ पर U1 को 0 ले रहा हूँ। किस किस को 0 ले सकते हैं? U1 को ले सकते हैं, U2 को भी ले सकते हैं, U3 को, इन तीनों में से आइदर किसी एक को 0 ले सकते हैं आप। और इसी तरह यहाँ पर V1 और
सॉरी V2 और V3 इनको हम 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ U1 को 0, यहाँ पर इसके नीचे आप लिख लें टेक U1 इक्वल टू 0 इसके साथ ही, सही है, ताकि पेपर चेकर को ये समझ आ जाए कि आप किसको 0 ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जब U1 को 0 लिया, ये आ गया 0 प्लस V1 इक्वल टू C11। C11 का मतलब पहले रो पहले कॉलम की कॉस्ट, पहले रो पहले कॉलम की कॉस्ट है 3 रुपये, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। इसका मतलब मेरे पास V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई आपके पास, ठीक है। आगे चलें, X12 U1 प्लस V2 इक्वल टू C12। अब U1 को तो मैं ले चुका हूँ 0, आगे है V2, C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की कॉस्ट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की कॉस्ट कितनी है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की कॉस्ट है 1 रुपया, 1, ठीक है। तो ये आ गया V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर, ठीक है। आगे चलें, U2 X22 के लिखेंगे U2 प्लस V2 इक्वल टू C22। अब मेरे पास U2 की वैल्यू मौजूद नहीं है, जबकि V2 निकाल चुका हूँ ऊपर 1। एक चीज़ याद रखिएगा, कहीं पर एक भी छोटी सी भी मिस्टेक आपका सारा क्वेश्चन मिस्टेक कर देगी, गलत कर देगी, ठीक है ना। तो U2 आपने निकालना है, V2 की वैल्यू 1 निकली है, C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम की कॉस्ट है 6, तो इसका मतलब यहाँ से U2 की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर, ठीक है। आगे इसकी X23 की वैल्यू बारी आएगी, U2 प्लस V3 इक्वल टू C23। तो U2 मैंने कितना निकाला, U2 मेरे पास निकला 5, V3 मैंने निकालना है C23, C23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम में कॉस्ट कितनी है, सेकंड रो थर्ड कॉलम कॉस्ट है 5 रुपये, 5, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5। इसका मतलब V3 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0 के बराबर। अच्छा जी, आगे चलेंगे X33 के लिए, U3 प्लस V3 इक्वल टू C33। आप ये इनके सामने सामने ज़रा सॉल्व कीजिएगा, मेरा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। अब इसमें U3 मैंने निकालना है, V3 कितना निकला 0, तो V3 0 पुट कर देंगे और ये 0 हो गया, तो C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कॉस्ट है 3 रुपये, ये 3 आ गया। लास्ट X34 के लिए क्वेश्चन बनेगी U3 प्लस V4 इक्वल टू C34। तो U3 कितना है, U3 मेरे पास 3 है प्लस V4 मैंने निकालना है, और C34 कितना है, C34 थर्ड और फोर्थ कॉलम की कॉस्ट है 2 रुपये। तो मेरे पास V4 कितना आ जाएगा, V4 आ जाएगा, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, -1 के बराबर। C34 थर्ड और फोर्थ कॉलम 2 रुपये, ठीक हो गया। ये मैंने UV टेबल किसके लिए बनाया है, बेसिक वेरिएबल के लिए। एक और UV टेबल बनेगा फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए। UV टेबल नेक्स्ट वी मेक, आगे आप लिखेंगे नेक्स्ट वी मेक UV टेबल फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें UV टेबल फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये कैसे बनाना है आपने, यहाँ पर लिखेंगे नॉन बेसिक वेरिएबल्स। नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से हैं, ये जो आपके पास वेरिएबल आए हैं, इन वेरिएबल्स के अलावा बाकी जितने वेरिएबल्स बचते हैं, यानी इनके अलावा, वो सारे नॉन बेसिक हैं, ठीक है। मतलब आपके पास X11 आ गया, X12 आ गया, अब आगे X13 आएगा, फिर इसमें X14 नहीं है वो लिखेंगे, फिर इसमें X21 लिखेंगे, फिर इसके बाद 22 हो गया, 23 24 आएगा, फिर ये 31 आएगा, फिर आपके पास X32 आ जाएगा, ठीक है। टोटल आपके पास कितने रोज थी, 3, कॉलम कितने थे 4, 3 4 12 वेरिएबल होने चाहिए। तो 6 आपके पास बेसिक हैं, नॉन बेसिक भी गिनने 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब इसमें नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर आपने निकालनी है इसकी वैल्यू इस तरह, नेट एवेल्यूएशन डेल्टा IJ से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और विच इज इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ। ये इसमें आपकी UV इक्वेशन, ये आपकी UV इक्वेशन बनेगी, या नेट वैल्यूएशन आप लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर इसमें पहला जो डेल्टा निकलेगा वो आएगा X13 है ना, तो डेल्टा 13 लिखेंगे। इसका फार्मूला बनेगा C13 माइनस U1 प्लस V3 इक्वल टू C13 आप देखें वहाँ पर उस टेबल में जाकर 13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कॉस्ट कितनी नजर आती है 7,
माइनस u1 की वैल्यू ये आपने निकाली थी, लेट की थी 0, ये आगे 0 प्लस आगे v3 ये निकाला होगा आपने, v3 आपने निकाला, ये v3 कितना है 0 है, तो ये आंसर बन गया 7 आपके पास। आगे चलें, डेल्टा 14 C14 माइनस U1 प्लस V4, C14 पहली रो चौथे कॉलम की कॉस्ट जाके देखें कितनी है 4 रुपये, U1 आपने 0 लेट किया है प्लस V4 आपने निकाला ये -1 के बराबर, -1, तो आंसर कितना बनेगा 4 + 1 5 आ जाएगा ये आपके पास। आगे निकालेंगे आप डेल्टा 21 C21 माइनस U2 प्लस V1, C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में जाके आप देखें कॉस्ट 2 रुपये है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में कॉस्ट है 2 रुपये। U2 व्हाट इज़ U2 आपको तो निकला 5 प्लस V1 कितना है 3 है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा C21 आ गया जी आपके पास, C21 था मेरे पास सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 है। U2 की वैल्यू मेरे पास निकली है 5 और V1 कितना है 3, तो 5 + 3 8, 2 - 8 -6, लेकिन यहाँ पर अब आपकी प्रॉब्लम हो गई है, आपका डेल्टा एक नेगेटिव आ गया है, सही है। डेल्टा 24 C24 माइनस U2 प्लस V4, C24 सेकेंड और फोर्थ कॉलम की कॉस्ट है मेरे पास 9 रुपये, 9 माइनस U2 है 5, V1 कितना है V4 सॉरी ये V4 है -1 के बराबर, -1, 5 - 1 4 रह जाएगा, 9 - 4 ये 5 आ जाएगा। डेल्टा 31 C31 माइनस U3 प्लस V1, ठीक होगी बात ये। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की कॉस्ट है 8 रुपये, माइनस U3 कितना है, U3 आपके पास है U3 ये रहा, U3 है 3 के बराबर, 3 आ गया, प्लस व्हाट इज़ V1 कितना है 3 है, ये आपके पास आ गया 8 - 6 2 आ गया, ये लास्ट रह गया डेल्टा 32 इज इक्वल टू C32 माइनस U3 प्लस V2। C32 की कॉस्ट है आपके पास C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम की कॉस्ट है 3 रुपये, ये 3 आ गई। आगे आपके पास है U3, व्हाट इज़ U3, ये 3 आ गया आपके पास। व्हाट इज़ V2 आपके पास है जी 1 के बराबर, V2 है 1 के बराबर, ये 3 - 4 -1 आ गया। दो जगह पर कॉस्ट आपकी आ गई है नेगेटिव, ठीक है जी, दो जगह पर कॉस्ट आपकी नेगेटिव आ गई है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका ये जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ पर अब आपके पास चूँकि 2 मरतबा डेल्टा आई जे नेगेटिव आया है, तो 2 मजीद आइट्रेशन करनी पड़ेगी आपको, सही है। ज़रा जाने हो जाए और मैं इसको बता लूँ, फिर इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बेटा आप यहाँ पर देखें कि आपके पास डेल्टा 32 वो -1 निकला है और डेल्टा 21 -6 निकला है, तो यहाँ पर आपके पास 2 डेल्टा की वैल्यू आ गई नेगेटिव। आप लिखेंगे एज डेल्टा 21 इक्वल टू -6 जो कि लेस देन 0 है, एंड सेकंड आपके पास है डेल्टा 32, डेल्टा 3 इक्वल टू -1 ये भी लेस देन 0 है। अब ये डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव आना ये शो कर रहा है कि आपके पास जो आपका ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन था ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं बना। सो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, दिस इज नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। अब ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, तो अब हम इसे ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव कैसे करेंगे। बट वी कैन improve our solution
बाय मेकिंग अ क्लोज्ड पाथ, by making a closed path starting from cell। लेकिन इसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे इम्प्रूव करेंगे? मैं एक क्लोज्ड पाथ बनाऊंगा। किस सेल से स्टार्ट करेंगे? क्लोज्ड पाथ क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। हम किस सेल से स्टार्ट करेंगे? यहाँ पर आपके पास दो नेगेटिव वैल्यू निकली है डेल्टा की, एक है -6 और एक है -1। इन दोनों में से मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है? बड़ी नेगेटिव वैल्यू, मोस्ट नेगेटिव। मेक अ क्लोज्ड पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल 2 1 पॉजिटिव alternately and negative sign alternately find minimum allocation। अब ये सारी जो चीज़ मैंने लिखी है ये अगर आप पेपर में लिखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। अब करना क्या है, आपने ये वाला जो टेबल है ये दोबारा यहाँ पर बनाएं, ठीक है, और जहाँ जहाँ पर एलोकेशन आई है बस वो लिखें आप। मतलब ये आपके पास है इस तरह, ये आप इस तरह टेबल बनाएंगे, 3 इसमें 4 कॉलम हैं, 1 2 3 और ये 3 रोज़ हैं, 1 2 और ये 3 रोज़। डिमांड सप्लाई लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये आपके पास है x11 इज इक्वल टू 200, यहाँ पर आपके पास है x12 इज इक्वल टू 150, उसके बाद यहाँ पर x22 है, ये आपके पास है जी 250, यहाँ पर x33 250 और ये आपके पास है लास्ट x34 इज इक्वल टू 150। अब आपकी जो पोजीशन है जहाँ पर डेल्टा नेगेटिव निकला था वो आपका डेल्टा 21 है। डेल्टा 21 का मतलब है यानी यहाँ पर इस जगह पर है, इस जगह से आप स्टार्ट करोगे, सही है, यहाँ से अपना क्लोज पाथ बनाना स्टार्ट करेंगे। अब वो कैसे बनाना था देखें, यहाँ पर कोई एलोकेशन नहीं है। एलोकेशन का मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कोई नहीं निकली, ठीक है, लेकिन चूंकि डेल्टा की पोजीशन आपके पास यहाँ पर है, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, आगे आपने किस तरफ मूव करना है, इसके बाद आपको एलोकेशन कहाँ पर नज़र आ रही है, इस रो में। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ही आपने आना है, एलोकेशन ऊपर भी है इधर भी है, दोनों तरफ है। तो आप रो वाइज चलते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे आप पहले, ठीक है। अब इसके बाद आगे एलोकेशन कहाँ पर है, यहाँ पर एलोकेशन फिर दोबारा इधर है, सही है, लेकिन उसके बाद एलोकेशन ऊपर नहीं है नीचे है। अगर आप इस आगे मज़ीद आगे चले जाते हैं, यहाँ पर आगे मज़ीद आगे चले जाते हैं तो फिर उससे प्रॉब्लम ये होगी कि उसके बाद आपको ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर एलोकेशन है ही नहीं, आपको नीचे आना पड़ेगा। जब नीचे आएंगे तो इधर फिर ये आप लेफ्ट साइड पर नहीं आ सकते क्योंकि इधर भी एलोकेशन नहीं है, फिर आप आगे राइट की तरफ जाएंगे, राइट के बाद ऊपर नहीं आ सकते। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ तक आकर इसके बाद देखेंगे एलोकेशन इधर है ऊपर मज़ीद, तो आप यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एलोकेशन आपके पास इस तरफ है, आप इधर को मूव करेंगे, इधर मूव करके और फिर लास्ट इसी पॉइंट पर दोबारा आ जाएंगे। तो ये आपके पास इस तरह क्लोज्ड पाथ बनता है, इसे कहते हैं क्लोज्ड पाथ, ठीक है। उसके बाद इस क्लोज्ड पाथ में आपने साइन लगाने हैं। ये आपके पास यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्लस का साइन, ये आपके पास यहाँ पर माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, फिर ये माइनस का साइन, ठीक है। ये क्लोज्ड पाथ आपने इस तरह बनाना है, सही है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? उस सेल से स्टार्ट करेंगे जिसमें डेल्टा आपका नेगेटिव था, मोस्ट नेगेटिव, वहाँ से स्टार्ट होने के बाद आगे आप चले जाएंगे उसके करीब जो एलोकेशन जहाँ पर पड़ी हुई है, एलोकेशन यहाँ पर है तो आप यहाँ पर आ गए। उसके बाद आगे मज़ीद जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे हम दोबारा इस सेल को इस तरह क्लोज पाथ में नहीं बना सकते, सही है। तो यहाँ से ऊपर जाएँ, फिर इसके बाद इस तरफ एलोकेशन मौजूद है, इधर आ जाएंगे, फिर ये आ जाएगा आपके पास। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब यहाँ पर आगे जो मैंने लफ्ज़ लिखा है ये मैंने साइन लगा दिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
alternately and find minimum allocation. Here minimum allocation क्या है? Here minimum allocation is given by, आपकी जो मिनिमम एलोकेशन बेटा निकलेगी वो ये है, आप देखेंगे आपने साइन जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पर लगाए हैं, तो आपने नेगेटिव साइन एक यहाँ पर लगाया है, एक नेगेटिव साइन यहाँ पर लगाया है, तो इन दोनों नंबरों का आप लेंगे मिनिमम, यानी कि कैसे आप लेंगे मिनिमम ऑफ, यहाँ पर नेगेटिव साइन है 250 और अगला नेगेटिव साइन है 200 पर, ठीक है, इन दोनों का मिनिमम कौन सा नंबर है? 200 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस मिनिमम नंबर को जहाँ जहाँ पर आपने साइन प्लस का लगाया है उसमें प्लस कर देंगे, और जहाँ जहाँ पर आपने साइन लगाया था ना माइनस का, वहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो एडिंग 200 in cells having positive sign and subtract from cell having नेगेटिव साइन। ये देखें, ये जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर आप पेपर में आप लिखेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये पेपर में लिखना आपका टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाएगा तो फिर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको आपने लिखें तो थोड़ा सा बेहतर है, कुछ थोड़ा बहुत आप इसमें लिखना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, अब आपने एक नया, फिर इसके बाद लिखने के बाद एक मॉडिफाइड नया मतलब न्यू टेबल आप बनाएंगे। नेक्स्ट मॉडिफाइड टेबल इज मॉडिफाइड टेबल। वो दोबारा कैसे बनेगा देखें जरा। ये आपके पास आ गया जी इस तरह। देखें, आपने जब यहाँ से ये मिनिमम जो निकला है इसका 200 वो इस सेल में से माइनस कर दिया, तो यहाँ पर x11 की वैल्यू कितनी आ गई? 0, यानी नो एलोकेशन। तो इसका मतलब जो वैल्यू 0 आ गई तो इस सेल को हम छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर जनाब मोहतरम आप ना इसको छोड़ देंगे, सही है। आगे जब यहाँ पर आप प्लस करेंगे तो अब जो नई वैल्यू आएगी x12 की वो कितनी हो जाएगी? 200 आपने ऐड किया, इसमें कितना बन गया? 350। दिस विल बिकम 350 नए टेबल में, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपने यहाँ से 200 माइनस करना है, तो यहाँ पर आपके पास x22 की जो वैल्यू नहीं आएगी, x22 की नई वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसमें 200 माइनस कर दें, बाकी रह गया 50। ये दिस विल बिकम 50, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कोई आइटरेशन नहीं थी, मतलब कोई एलोकेशन नहीं थी, लेकिन प्लस का साइन है, तो आप यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू निकली है 200 की वो यहाँ पर आप पुट कर देंगे, और ये पोजीशन कौन सी है? x21 बन जाएगा ये आपके पास, सेकंड और फर्स्ट कॉलम, उसकी वैल्यू अब निकल आएगी 200, ठीक होगी बात ये। तो आपका एक सेल डिलीट हो गया, यहाँ से एक नया सेल ऐड हो गया, सही है। तो ये आपका क्लोज पाथ वाला आ गया काम। अगली चीज़, बाकी जो जिनके ऊपर कुछ काम नहीं आपने किया वो एज इट इज़ वैसे ही आ जाएंगे, यानी यहाँ पर x23 पर आपने कुछ नहीं किया था, ये एज इट इज़ यहाँ पर 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पर x33 पर भी कुछ नहीं किया, ये भी एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा 250, ठीक है। और x34 पर भी आपने कुछ नहीं किया, ये भी यहाँ पर एज इट इज़ 150 आ जाएगा, सही है। तो ये आपका नया मॉडिफाइड टेबल बनेगा। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो आपने टेबल बनाया था दिस इज कॉल्ड द इनिशियल टेबल या इनिशियल आइटरेशन। ये आपके पास नई एक्स की वैल्यू निकली है बेसिक वेरिएबल, इसे हम कहते हैं फर्स्ट आइटरेशन। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड दी फर्स्ट आइटरेशन, ठीक होगी, फर्स्ट आइटरेशन। यहाँ तक समझ आ गई है। अब ये जो फर्स्ट आइटरेशन निकली है बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको चेक करेंगे, क्या ये जो फर्स्ट आइटरेशन निकली है क्या ये आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन बना है नहीं बना। ऑप्टिमल सोल्यूशन बनाने चेक करने के लिए सबसे पहले हम चेक कर देंगे इसमें क्या डीजेनरेसी तो नहीं आ गई आपके पास, ठीक है, जिसमें पहले यहाँ पर मैंने लिखा था। तो यहाँ पर अब आप देखो ये वाली तमाम लाइनें लिखनी है। हेयर नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव एलोकेशन, यहाँ पर नॉन नेगेटिव एलोकेशन कितनी है? अब एक्स की कितनी वैल्यू अब आपके पास बन गई हैं? 1 2 3 4 5 6, अभी भी 6 ही हैं। और आपके पास जो फार्मूला m+n-1 उससे भी कितना आना चाहिए? 6 ही आना चाहिए। तो आपने यहाँ पर लिखना है आगे सारी यहाँ पर ये लाइन, हेयर नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव एलोकेशन आर इक्वल टू 6, देयर डज नॉट एग्जिस्ट डीजेनरेसी, कोई डीजेनरेसी नहीं है जी यहाँ पर भी। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी डीजेनरेसी, RACY, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी डीजेनरेसी, यहाँ पर भी कोई डीजेनरेसी नहीं आई, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद डीजेनरेसी नहीं है तो उसके बाद आगे हमने क्या किया था याद करें, आगे हमने बनाया था UV टेबल, ठीक है। तो अब हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन चेक करना ना, कहीं ऑप्टिमल सोल्यूशन बना कहीं, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन चेक कैसे करते हैं?
हम दोबारा यूवी टेबल बनाएंगे बेसिक वेरिएबल के लिए, फिर नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए, फिर दोबारा काम शुरू हो जाएगा। बेसिक वेरिएबल कौन से हैं जो इसमें यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, सही है, और नॉन बेसिक जो इनके अलावा हैं, सही है। तो दोबारा फिर एक नया टेबल दोबारा बनाना पड़ेगा हमें बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल का, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको बता देता हूँ, साफ कर लेते हैं, फिर देखते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक थोड़ी सी करेक्शन करनी है। ये x12 की वैल्यू मैंने 150 लिख दी है, एक्चुअली दिस इज़ इक्वल टू 50, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगा 50। जब ये 50 होगा तो जब आपने यहाँ पर 200 ऐड किया तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 250, ठीक है। ये बेटा नेक्स्ट, ये हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन की जो वैल्यूज़ थी वो निकल आई हैं, ठीक है। और हमने ये भी चेक कर लिया है कि ये आपके पास डीजेनरेट सोल्यूशन नहीं बनता, ठीक है। तो अब अगला काम ये करना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए हमने बनाना है यूवी टेबल। तो पहले हम यूवी टेबल बनाएंगे फॉर बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। यूवी टेबल फॉर बेसिक वेरिएबल्स, और बेसिक वेरिएबल्स। अब बेसिक वेरिएबल कौन से हैं, ये जो आपके पास यहाँ पर लिखे हुए हैं, x12 आ जाएगा। यहाँ पर आप ऊपर लिखेंगे बेसिक वेरिएबल्स, x12, x21, x22, x23, x33 और x34, ठीक है। आगे आप लिखेंगे यहाँ पर यूवी इक्वेशंस, यूवी इक्वेशंस, और यूवी इक्वेशन में जो फार्मूला आप यहाँ पर यूज़ करेंगे वो आएगा ui प्लस वी जे इक्वल टू सी आई जे, ठीक है। और यहाँ पर हम टेक कर लेंगे किस u को या किस v को 0 के इक्वल लेंगे हम। यहाँ पर आप गौर से देखें, आपके पास जो ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन हैं वो सेकंड रो में हैं, ठीक है। इसमें तीन आपके पास एलोकेशन हैं। तो सेकंड रो में आपके पास आएगा यहाँ पर u2 को हम लेंगे 0 के इक्वल, टेक u2 इक्वल टू 0। अब आपके पास जो पहली इक्वेशन बनेगी x12 से, वो आएगी u1 प्लस v2 इक्वल टू c12, ठीक है। अब इसमें u1 और v2 की वैल्यू, इनकी वैल्यू मालूम नहीं है अभी, इसको एज इट इज़ यहाँ पर रख देते हैं। आगे है यहाँ पर u2 प्लस v1 इक्वल टू c21। यहाँ से आप u2 की वैल्यू चूँकि 0 है तो v1 आपके पास आ जाएगा c21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की जो कॉस्ट है उसको अपने सामने आप रखें। तो यहाँ से अब v1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 के बराबर, ठीक है। अब इसी तरीके से बाकी आप क्वेश्चन बना लेंगे। क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है वीडियो की। ये आपके पास आ जाएगा u2 प्लस v2 इज इक्वल टू c22। तो मैं यहाँ से अब डायरेक्ट मैंने ये सोल्व किया हुआ है क्वेश्चन, डायरेक्ट यहाँ से वैल्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आगे आएगी वैल्यू v2 की वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर। इसी तरह यहाँ से v3 जो है वो आपके पास आएगा 5 के बराबर, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन बनेगी u3 प्लस 5, u3 की वैल्यू आएगी यहाँ से -2 के बराबर, और v4 की वैल्यू आपके पास निकलेगी जी 4 के बराबर, ठीक होगी बात ये। अच्छा, और यहाँ से जो u1 की वैल्यू निकलती है वो हमारे पास आती है जी -5 के इक्वल। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अगला टेबल हम बनाएंगे यहाँ पर नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए, यूवी टेबल फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसमें नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से हैं जो इनके अलावा बाकी रह गए हैं। पहला आएगा x11, फिर x12 हो गया, x13, x14, फिर आएगा x24, फिर आएगा x31, 32। ये आपके पास 6 बनने चाहिए और आप देख लें ये 6 के 6 ही हैं, ठीक है। अब आगे इसमें आप निकालेंगे नेट वैल्यूएशन, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे नॉन बेसिक वेरिएबल। आगे आप निकालेंगे नेट वैल्यूएशन। नेट वैल्यूएशन का मतलब है डेल्टा आई जे, और डेल्टा आई जे का फार्मूला आप जानते हैं, वो है हमारे पास सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, ठीक है। अब इसमें आप सी आई जे मतलब पहली जो क्वेश्चन आपके पास निकलेगी डेल्टा 11 आएगा C11 माइनस U1 प्लस V1, जिसका आपको मैं शुरू में बता चुका हूँ। C11 की वैल्यू आप देखें क्या बनती है, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, और U1 प्लस V1, तो C11 मेरे पास है 3 के बराबर माइनस, और U1 की वैल्यू हमने निकाली है, ये पीछे देखें -5 के बराबर है, ये रही, ठीक है।
दिस इज़ -5। आगे है प्लस V1, तो V1 हमने निकाला है 2 के बराबर, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया इसका 6 के बराबर। ठीक है, अब मैं यहाँ से तमाम वैल्यू देख के लिख रहा हूँ। डेल्टा 1 3 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी इस तरह ही। डेल्टा 1 3 की वैल्यू आएगी 7, डेल्टा 1 4 हमारे पास आएगा 5, डेल्टा 2 4 हमारे पास आएगा 5, डेल्टा 3 1 हमारे पास आएगा 8 और डेल्टा 3 2 लास्टली दिस इज इक्वल टू -1। अगेन मसला बढ़ गया, -1 आ गया इक्वल टू 0। अब चूँकि आपके पास अगेन डेल्टा 3 2 नेगेटिव आ गया, तो आपके पास ये वाला जो सोल्यूशन है दिस इज़ अगेन नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, ये फिर ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं बना। एज डेल्टा 3 2 इज़ नेगेटिव, सो फर्स्ट आइटरेशन या लास्ट सोल्यूशन in first iteration table is not optimal solution, वो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब जब ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है तो बिल्कुल जिस तरह मैंने लास्ट आपको टेबल में बताया कि हमें क्या करना है, फिर हमने ये करना होगा, अब आप फिर एक क्लोज्ड पाथ बनाएंगे। ठीक है, और क्लोज्ड पाथ कैसे बनाना है, किस जगह से आपने स्टार्ट करना है, आपका डेल्टा 3 2 से स्टार्ट करेंगे। डेल्टा 3 2 क्या है, -1 है। ठीक है, तो आप दोबारा एक मरतबा फिर ये टेबल बनाएंगे और वही लाइन लिखेंगे इसके बाद कि ये चूँकि नेगेटिव निकला है, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव कर सकते हैं। कैसे मूव कर सकते हैं, बाय मेकिंग अ क्लोज पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल 3 2। ठीक है, एंड असाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस एट दी नॉन नेगेटिव एलोकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखें आप 3 2 कहाँ पर मौजूद है। मेरे पास ये टेबल बना हुआ है, मैं दोबारा नहीं बना रहा उसको। ठीक है, तो डेल्टा 3 2 का मतलब है थर्ड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो सेकंड कॉलम ये यहाँ पर हम रहेंगे, दिस इज़ आवर। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर मैं लगाऊंगा प्लस का साइन। आगे देखो कि आपकी नेक्स्ट एलोकेशन कहाँ पर है, नेक्स्ट एलोकेशन इधर भी है, ऊपर ही भी है। ठीक है, तो हम यहाँ से चलेंगे इस तरफ। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद इधर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर एलोकेशन है नहीं, नीचे कुछ भी मौजूद नहीं है, तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ मूव कर देंगे। ठीक है, इसको साइन लाएंगे यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर आएगा प्लस का साइन, फिर आप इस तरफ मूव करोगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, और फिर आप यहाँ से नीचे आ जाएंगे। क्लियर होगी बात ये। तो ये आपके पास क्लोज्ड पाथ बन गया। अब इस क्लोज्ड पाथ में अगला काम क्या करना है आपने, आगे आपने लिखना है नेक्स्ट वी फाइंड मिनिमम एलोकेशन। मिनिमम एलोकेशन कहाँ से मालूम करते हैं, जहाँ जिन सेल में नेगेटिव वैल्यूज़ आई हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज एक इसमें आई है और एक इसमें आई है। ठीक है, तो हेयर दी मिनिमम एलोकेशन इज़ गिवन बाय मिनिमम ऑफ, एक यहाँ पर मिनिमम है ये 50 है और यहाँ पर 250 है, इन दोनों में मिनिमम नंबर है आपके पास 50। इस मिनिमम नंबर को अब आप जहाँ पर आपकी जो साइन है वो नेगेटिव है वहाँ पर माइनस कर देंगे, और जहाँ पर प्लस है वहाँ पर प्लस कर लेंगे। तो जब आप यहाँ पर माइनस करेंगे ये वाला सेल 0 हो जाएगा, x22 की वैल्यू आ जाएगी 0, तो ये सेल आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आप प्लस का साइन है तो ये 50 लिख देंगे, यानी आपके पास जो नेक्स्ट मॉडिफाइड सेल बनेगा, अगला मॉडिफाइड सेल, वो अगला मॉडिफाइड टेबल सॉरी जो बनेगा वो कैसे बनेगा, मैं इसको पहले मिटा लेता हूँ। नहीं बेटा, नेक्स्ट आपका जो मॉडिफाइड अब सेल में मॉडिफाइड टेबल जो आपका बनेगा नया, मतलब वो आपके पास आ जाएगा सेकंड आइटरेशन का टेबल। दिस इज दी सेकंड आइटरेशन टेबल। ये जो सेकंड आइटरेशन या फर्स्ट आइटरेशन है, सर कैसे पता चलता है, जहाँ पर आपकी जब आपकी एक्स की वैल्यू चेंज होगी वो आपकी आइटरेशन कहलाती है। तो एक मतलब यहाँ पर चेंज हुई थी, अब दोबारा फिर चेंज होने लगी है। तो इसमें देखें जो सेल जहाँ पर कुछ नहीं है, ये वाला जिसमें कुछ क्लोज पाथ नहीं बना, वो तो एज इट इज़ आप वैसे ही लिख देंगे ना। ठीक है ना, मतलब ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर x12 की वैल्यू आ जाएगी 250। ठीक है, अच्छा अब इसके नीचे यहाँ पर आपके पास x21 आ गया हमारे पास 200 के बराबर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आपने क्या ऐड करना है जी, मिनिमम एलोकेशन 50 है, 50 यहाँ से माइनस कर दिया, तो ये सेल छोड़ देंगे आप ये सेल आपने छोड़ दिया। आगे आपके पास यहाँ पर 50 आपने ऐड कर दिया, तो x23 इक्वल टू 50 ऐड किया तो कितना बन गया, 150 आ गया आपके पास। अच्छा, आगे यहाँ से आपने 50 यहाँ से स्टार्ट किया था, इधर प्लस करना है आपने,
तो इधर आपके पास पोजीशन कितनी बनती है, इसकी पोजीशन बनती है x थर्ड रो सेकंड कॉलम x32, दिस इज इक्वल टू 50, और यहाँ पर x33 की पोजीशन बनेगी, यहाँ से आपने 50 माइनस किया तो ये रहेगा आपके पास 200। नहीं जी, बस 1 2 3 4 इन 4 सेल में ही आपने क्लोज पाथ बनाया था, तो इनकी न्यू वैल्यूज़ आपके पास ऐसे आ जाएंगी। 150 होना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर 50 आ जाना चाहिए, और यहाँ पर रह जाना चाहिए आपके पास 200। बाकी जो आपके पास ये सेल बचते हैं 1 2 और ये जो तीसरा है, ये वैसे के वैसे आना चाहिए। x34 इक्वल टू 150, ये आपके पास नया सेकंड इटरेशन का मॉडिफाइड टेबल बन जाएगा। अब इस मॉडिफाइड टेबल में दोबारा फिर आपने चेक करना है कि क्या ये ऑप्टिमल सोल्यूशन बनता है कि नहीं बनता, और फिर ये भी देखना है कि आपके पास ये जो मॉडिफाइड टेबल है कहीं डीजेनरेट सोल्यूशन तो नहीं बन गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास जो नॉन नेगेटिव एलोकेशन की तादाद है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। और m + n-1 वो भी 6 के बराबर है। आप लिखेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट डीजेनरेसी, और यहाँ पर नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स दी ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव करने के लिए आपको दोबारा क्या बनाना पड़ेगा, यूवी टेबल। यूवी टेबल किसके लिए, बेसिक एंड नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए, सही है। तो आपके पास जो नाम यहाँ पर, अब मैं डायरेक्टली वो चीज़ें लिख नहीं रहा, ठीक है। बेसिक वेरिएबल आपके पास ये सामने लिखे हैं, x12 x21 x23 x32, ठीक है। इसी तरह x33 x34 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पर यू भी इक्वेशन आएगी ui + vj = cij। और इस मरतबा आपके पास जो ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन है वो तीसरी रो में है। तीसरी रो में इसका मतलब u3 को हम लेंगे 0, u3 को 0 लेंगे, और तो यहाँ से आपके पास अब जो वैल्यूज निकलेंगी, मैं अब अपने टाइम को थोड़ा सेव करने के लिए डायरेक्ट वो वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ, u3 को 0 लेकर, ठीक है। मिसाल के तौर पर पहली तो आपको पता लग गई है u1 + v2 = c12। कॉस्ट आपके सामने है, कॉस्ट को देखें, u1 और v2 की वैल्यू हमने जो है वो मालूम करने से पहले चूँकि हमें u3 की वैल्यू का पता है 0 है, यहाँ से स्टार्ट करें आप, u3 + v2 = c32। u3 0 है तो v2 की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी डायरेक्टली, सही है। तो मैं अब वैल्यूज देख के डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ले जी। अब डायरेक्ट जो वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ वो आप देखें, यहाँ से सॉल्व करने के बाद u1 की जो वैल्यू निकलती है वो -2 है, v1 की वैल्यू 0 आती है, u2 की वैल्यू यहाँ से सेकंड से u2 की वैल्यू आपके पास आएगी 2 के बराबर। यहाँ से v3 जो है, v3 की वैल्यू 3 है, और लास्टली यहाँ से v2 की वैल्यू बेटा 3 आती है। उसी के बाद इस तरह नीचे आप क्वेश्चन बनाएंगे, x32 हो गया, x33 को इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से फिर आपके पास जो वैल्यू निकलेगी v3 की वैल्यू 3 आएगी। इसी तरह जब आप अगली क्वेश्चन बनाएंगे x34 से, तो यहाँ से v4 की जो वैल्यू निकलेगी वो 2 के बराबर आ जाएगी। क्लियर होगी बात कि नहीं? आगे आप टेबल, आखिरी टेबल बनाएंगे, बस क्वेश्चन ख़त्म होने लगा है। नॉन बेसिक वेरिएबल्स का, नॉन बेसिक वेरिएबल्स में आपके पास कौन कौन से बच गए हैं, x11 बच गया है, x13 बच गया है, x14 बच गया है, x2122 बच गया है, x24 बच गया है, x31 रह जाएगा, 32 इस्तेमाल हो गया, 33 34 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए। आगे आप निकालेंगे यहाँ से डेल्टा आई जे नेट वैल्यूएशन, वो फार्मूला है CIJ माइनस UI + VJ। तमाम वैल्यूज पुट आउट करने के बाद डेल्टा 11 का आंसर आता है 5, डेल्टा 13 का आंसर आता है 6, डेल्टा 14 का आंसर आता है जी 4 के बराबर, डेल्टा 22 का आंसर आता है 1 के बराबर, डेल्टा 24 का आंसर आएगा जी 5 के बराबर, और डेल्टा 31 का आंसर आएगा 8 के बराबर। नहीं जी, तमाम के तमाम डेल्टा ही जी अब इस मरतबा पॉजिटिव हैं।
all delta ij are greater than 0, so the last solution is optimal solution। ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन बन गया है। और ऑप्टिमल सोल्यूशन में इसका मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या बना है, x12 की वैल्यू 250 है, x21 की वैल्यू 200 है। ये जो x की वैल्यूज हैं ये ऑप्टिमल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, अगली बात, इस मरतबा अब जो एसोसिएटेड कॉस्ट बनेगी वो कैसे निकलेगी? एसोसिएटेड कॉस्ट वो कैसे निकलेगी? इस x12 को इसकी कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर इसको इसकी कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट, हर कॉस्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल एडअप करेंगे तो आपके पास जो फाइनल कॉस्ट इस मरतबा निकलेगी वो बनेगी ₹2450। ठीक है जी, आपने शुरू में जब कॉस्ट देखी थी वो टोटल उस वक्त कॉस्ट थी इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन की 3700। तो आप देखेंगे कॉस्ट मिनिमाइज हो गई है। ठीक है, इसका मतलब हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव कर लिया है। तो नो डाउट वीडियो की लेंथ मैंने बताया था शुरू में काफ़ी लेंथी होगी, वो लेंथी है। क्वेश्चन में चूँकि 2 मरतबा आइट्रेशन आ गई है। ठीक है, लेकिन आई होप कि अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली है तो आपको ये जो नेगेटिव डेल्टा आई जे है इसकी समझ अब आपको आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।